चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है, वो एक बार ज़रा कमेंट में यस लिख के बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस शानदार जानदार ज़बरदस्त लाइव सेशन की शुरुआत करते हैं और आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज की इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बताया था कि आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, जिस चैप्टर को समांतर श्रेणी के नाम से जाना जाता है, जिस चैप्टर को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जाना जाता है। सो आशा करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स ने मेरी बात को समझा होगा और आप बहुत सही तरीके से बहुत सही टाइम पर क्लास में आ चुके हैं। मैं सभी का यहाँ पर वेलकम करता हूँ इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी का वेलकम करता हूँ। सो दोस्तों, इस सेशन के माध्यम से बहुत बातें आज होने वाली हैं, क्योंकि आज इस क्लास में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। नए तरीके से करेंगे, सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट से सीखेंगे, चूंकि बिकॉज आप भी जानते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर, है ना। अरे सभी नारा बुलंद करो ये वाला, कॉन्सेप्ट इज पावर। तो आइए दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत की जाए और बहुत ही जबरदस्त लाइन से की जाए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग रुद्रा, अंशिका और अनुज, मयंक, विकास, शगुन, इन सभी का मैं वेलकम करता हूं इस लाइव सेशन में। कैसे हैं आप सभी, एक बार जरा कमेंट करके बताइएगा फटाफट अंदाज में। परिस्किला, परिस्किला, आपका वेलकम है इस लाइव सेशन में। नए नए नाम देखने को मिलते हैं इस लाइव सेशन के माध्यम से, तो अच्छा लगता है। नए नए तरीके के नाम आते हैं और लेने में भी अच्छा लगता है, जिसको हम बोलते हैं यूनिक नेम, है ना। एक अलग ही नाम होता है जो आसपास नहीं मिलता है कहीं। तो आइए दोस्तों, मैं इस सेशन की शुरुआत करता हूँ और इस सेशन की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करता हूँ कि चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहला स्टेप, मैं इसका नाम लिख देता हूँ, इस चैप्टर का नाम हिंदी में। देखिए, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों कंबाइंड क्लास चलती है हमारी, और इस बात को समझेंगे कि हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं। इस बात को आप सभी स्टूडेंट्स समझेंगे, ठीक है बेटा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी। देखिए, आज मैं थोड़ा सा आपका ये कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूं। ये इस तरीके की सीढ़ी आपने कभी देखी होगी। इस तरीके की सीढ़ी आपने देखी होगी कि यहाँ पर आपका ये सबसे बड़ी ये रही, फिर इस तरीके से ये रहा, फिर इस तरीके से ये रहा। तो छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो अगर मैं आपसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, क्या, देखिए, समांतर श्रेणी पैटर्न को बोलते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरीके से। जैसे मैं आपके सामने कहूं कि अगर यहाँ पर मान लो कि ये आपकी ये इसकी यानी इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर की है। इसकी लंबाई 47 की है, और इसकी लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी, 43 की है, इस तरीके से 44 की, 44 की, 44 की, और इसकी लंबाई आपकी इसकी 41 है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि यहाँ पर एक सेम यानी एक कॉमन डिफरेंस नज़र आ रहा है, क्या, कि 50 के बाद अगर मैं देखूँ 47 और 50, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 का है। 44 और 47, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है। तो आपके सामने एक श्रेणी बन जाती है, क्या, कि मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ 50, मैं इसको इस प्रकार इस तरीके से लिख सकता हूँ 50, 47, और इस तरीके से आपका 44, और इस तरीके से आपका 41। तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप एपी कहेंगे। सर, एपी की पहचान क्या होती है? एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इस बात को समझेंगे आप। सर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहचान क्या होती है? पहचान बेटा इतनी सी होती है कि आप इन दोनों के बीच में, यानी
जो पहला वाला आपको नजर आ रहा है इसको क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं, टर्म, यानी हिंदी में बोलते हैं पद। तो इस पद को हम A1 से डिनोट करते हैं, इस दूसरे वाले पद को हम A2 से डिनोट करेंगे, इस तीसरे वाले पद को हम A3 से डिनोट करेंगे। तो आप इस बात को समझ रहे होंगे। A1, A2, A3, A4 डैश 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 इनफाइनाइट तक इस तरीके से। और जो लास्ट वाला पद होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम AN बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम AN बोलते हैं। इस बात को आप सभी स्टूडेंट्स याद रखें। सिमिता आपका वेलकम, वैष्णवी, लवली, इन दोनों तीनों स्टूडेंट्स का वेलकम इस सेशन में। कैसे हैं आप दोनों तीनों? जरा एक बार कमेंट करके बताओ। तो आप इस बात को समझ रहे हैं ना? अगर मुझे डिफरेंस निकालना हो, हमने क्या देखा 50 47 कि इन दोनों के बीच में एक सेम डिफरेंस नजर आ रहा है, 50 47 44 47। तो मैं इसको कह सकता हूं कि अगर मुझे डी का मान निकालना हो, अगर मुझे डिफरेंस इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है, तो इसको मैं बोलता हूं क्या? सार्व अंतर। हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर, सार्व अंतर। और इंग्लिश में कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन क्यों सर? कॉमन इसलिए क्योंकि सब में आ रहा है, इसमें भी डिफरेंस सेम है, इसमें भी डिफरेंस सेम है, इसमें भी डिफरेंस बराबर ही है। तो हम इसको इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और इस बात को आप सभी स्टूडेंट समझेंगे मेरी बात को। और कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। किससे? कॉमन डिफरेंस को हम डी से व्यक्त करते हैं, डी से। इसको हिंदी में सार्व अंतर। और डी का मान निकालने के लिए कैसे हम डी का मान निकाल सकते हैं? सर यहाँ पर दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करेंगे। एक बात यहां से और निकल कर आ रही है कि सर डी का मान माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। इन तीनों इनके मान हो सकते हैं, या तो प्लस में हो सकता है, या माइनस में, या जीरो। इन चीजों को आप याद करते हुए चलेंगे, तो समझते हुए चलेंगे। तो अगर मैं डी का मान निकालूं तो यहां पर आपका ये A2 में से, यानी दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करता हूं, A2 माइनस A1। और इस तरीके से इजिकल्स टू A3 माइनस A2। तो अगर A2 माइनस A1 का मान बराबर आता है A3 माइनस A2 के, क्या कहा मैंने? कि A1 A2 माइनस A1 इन दोनों का डिफरेंस बराबर आता है A3 माइनस A2 के। तो हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं क्या? कि इट इज ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कि ये एक एपी है, ये एक एपी है, ये एक समांतर श्रेणी है। इस बात को समझे आप बेटा? अनुज, अंशिका, शिवम, मयंक, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? बिल्कुल समझ रहे हैं सर। तो डी का मान निकालने के लिए, और डी का मान देखिए हमने यहां पर क्या निकाला, डी का मान निकालने के लिए दूसरे टर्म से पहले टर्म को माइनस करते हैं, डी का मान निकल जाएगा, जिसको हम सार्वंतर बोलते हैं। और इसको A1 को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है। और A2 को सेकंड टर्म बोलते हैं, यानी प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, इस तरीके से हम बोलते हैं। इस बात को आप समझ गए ना? समझ गए सर? आगे की ओर चलिएगा। तो अब मैं थोड़ा सा आगे की ओर चलता हूं और जरा पहला एग्जाम्पल आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करता हूं। आप मेरी बात को समझेंगे। आगे की ओर चलता हूं और आगे की तरफ बढ़ते हुए जरा थोड़ा सा एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। और इसमें कह रहा है एपी, यानी वो हमसे कह रहा है कि ये एक एपी है, 3/2, 1/2, -1/2। नेटवर्क थोड़ा सा इशू है, प्लीज़ सर के माइंड नहीं करेंगे आप सभी स्टूडेंट, है ना? तो मैं ज़रा अब आगे की तरफ चलता हूँ, पहले क्वेश्चंस, पहले एग्जाम्पल्स की ओर चलता हूँ। एग्जाम्पल्स के माध्यम से बात समझ आ जाएगी इसी। देखिए इसमें कह रहा है ये एक क्या है? ये एक एपी है। इसने खुद ने इस बात को स्वीकार किया है, कहा है कि ये एक एपी है। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो रहा है क्या? सागर आपका वेलकम, मनोज आपका भी वेलकम इस सेशन में। देखिए यहाँ पर ये क्या है? एक एपी है। तो एपी होने की वजह से यहाँ पर हमें प्रथम पद दिया हुआ है, द्वितीय पद दिया हुआ है, तृतीय पद यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सारे टर्म दिए हुए हैं हमें, ठीक है।
मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है ना आप सभी स्टूडेंट्स के पास तक? यस एंड नो। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताओ फटाफट अंदाज में, फिर इस एग्जाम्पल्स की ओर चलेंगे हम। आ रही है सर? तो यहाँ पर अगर मैं प्रथम पद की बात करूँ यानी A1 की बात करूँ, A1 की बात, A1 इजिकल्स टू 3/2 आ रहा है, और A2 की बात करूँ तो A2 इजिकल्स टू 1/2 आ रहा है, और A3 की बात करूँ तो यहाँ पर A3 का मान माइनस के 1/2 आ रहा है। तो इस तरीके से ये एक क्या दी हुई है, ये एक AP दी हुई है, AP दी हुई है, और हमसे कहा है कि प्रथम पद A और सारवंता D लिखिए। कितना आसान क्वेश्चन है यार। प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी लिखेगा। तो आप जरा यहां से इस बात को देखेंगे क्या सर, कि यहां से हमें डी निकालने के लिए क्या करना होगा? डी निकालने के लिए क्या करना होगा सर? आसान है। हाँ सर, आपने हमें एक ये बात बताई है कि डी इजिकल्स टू A2 माइनस के A1, हमारा डी निकल जाएगा, यानी दूसरे पद में से दूसरे टर्म से पहले टर्म को माइनस कर देंगे, हमारा डी निकल जाएगा। तो D इजिकल्स टू 1/2 में से माइनस करता हूँ 3/2, और इजिकल्स टू 2 हमारा नीचे एलसीएम आ जाएगा, 1 - 3 बचेगा, इस तरीके से माइनस के 2/2, 2 से 2 कैंसिल, इजिकल्स टू -1। तो डी का मान यहाँ से कितना आ गया बेटा? -1 आ गया। तो इतनी बात आपने समझ ली। हमें इसका प्रथम पद ए लिखना था, ए एक आंसर हमारा ये हो जाएगा, और इस तरीके से जो इसका सार था कॉमन डिफरेंस था डी, वो हमारा एक आंसर इस तरीके से ये हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बात इजीली समझ में आ गई होगी। सुमित, मयंक, रुद्रा, संदीप और अंशिका, सभी स्टूडेंट्स बताओ फटाफट अंदाज में। आगे बात समझ, आगे की ओर चलता हूं, और इस चलता हूं जरा लेकर। सेकंड वाले क्वेश्चन एग्जाम्पल्स की ओर, और इसमें कह रहा है हमसे क्या, कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है, कौन कौन सी एपी नहीं है। यानी वो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी, इफ दी फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टर्म, राइट द नेक्स्ट टू टर्म। वो कह रहा है अगर वो एपी है, इनमें से अगर कोई एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उसके अगले दो पद लिखो। अगले दो पद ज्ञात करने के लिए आप मुझे बताओ क्या करना होगा। देखिए बात इजीली आप सभी स्टूडेंट्स के समझ में आ जाएगी। नेटवर्क चेंज करने पड़ेंगे भाई यहाँ से। कोई बात नहीं, नेटवर्क थोड़ा सा इशू था। अब नहीं होगा, अब नहीं होगा मुझे जहाँ तक उम्मीद है। देखिए वो ये कह रहा है अगर कोई इसमें से एपी है, पहले तो हमें ये देखना है कि एपी है या नहीं है। कैसे पता लगाएंगे? आसान तरीका इसका ये है कि यहाँ पर फर्स्ट वाले क्वेश्चन को पहले यहाँ पर नोट करते हैं। 4, 10, 16, 22 डैश 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 डैश, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ए की बात करूँ, यानी ए का मान तो यहाँ पर यानी A1 का मान यहाँ पर 4 आ जाएगा। और इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर डी का मान बी का सॉरी डी का मान निकालना चाहूँ, तो डी कैसे निकलता है सर? अगर मैं A2 में से माइनस करता हूँ A1 को, और इक्वल्स टू माइनस करता हूँ A3 में से माइनस के A2 करता हूँ, और अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये एक एपी है, ये एक एपी है। तो आइए देखते हैं। तो D इजिकल्स टू A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 10 है और माइनस के 4 है, तो 10 माइनस के 4 कितना होगा? 10 माइनस के 4 कितना होगा? 10 माइनस के 4 आपका यहाँ पर 6 आ जाएगा। 10 और माइनस के 4 इजिकल्स टू A3 माइनस A2, A3 का मान 16 और A2 का मान 10, तो 16 माइनस के 10 आपका यहाँ पर आ जाएगा। D इजिकल्स टू 10 माइनस 4 6 आ जाएगा, और इजिकल्स टू 16 माइनस 10 कितना आ रहा है बेटा? 6 आ रहा है। तो इस तरीके से अब ये दोनों यानी ये और ये दोनों बराबर आ गए। A2 माइनस A1 बराबर आया है A3 माइनस A2 के।
तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ ए एपी, इट इज़ ए एपी। ये है एक क्या है, एपी है, ये है एक एपी है। और अगर ये एक एपी है तो इसके अगले दो टर्म फाइंड कीजिएगा, अगले टू टर्म इसके निकालिएगा, अगले दो पद ज्ञात कीजिएगा। कैसे करेंगे सर? अगले पद को निकालने के लिए करना क्या होगा, जैसे यहाँ पर A1 A2 A3 A4 चार पद दिए हुए हैं, चार, हमें पांचवा निकालना है। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं A5 निकालना चाहूँ, पांचवा पद निकालना चाहूँ, तो मैं A4 में प्लस कर दूंगा यहाँ पर डी, A4 में डी को ऐड कर दूंगा, डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस है इसका, इसको ऐड करके यहाँ से A5 का मान भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर A4 का मान कितना है, 22 है। 22 में जब मैं कॉमन डिफरेंस को ऐड करता हूँ, सार्वंतर को ऐड करता हूँ, प्लस करता हूँ 6, तो आप मुझे बताओ क्या ये 22 और 6 कितना होता है बेटा? 22 और 6 आपका यहाँ पर 28 ना आ जाएगा A5 का मान। यानी एक आंसर तो आपका यहाँ पर ये हो गया है आंसर, ठीक है, और एक आंसर आपका यहाँ पर ये हो गया था। तो एक अगला टर्म, चूंकि अभी तो एक ही निकाला हमने, एक और निकालेंगे अभी। कैसे सर? कि यहाँ पर A6 अगर मैं निकालूंगा तो मैं क्या काम करूंगा कि A5 में प्लस कर दूंगा डी को, तो मेरा यहाँ पर पांचवा छठा टर्म निकल जाएगा, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना है सर? 6 है। और आसान है, अब A5 का मान 28 और प्लस कर देंगे यहाँ पर 6D का मान, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये 34 आ जाएगा A6 का मान। तो किस तरीके से हमने यहाँ पर इन अगले दो टर्म फाइंड किए। और दूसरा क्वेश्चन जो आपको नज़र आ रहा है, ये क्वेश्चन आपके नाम करता हूँ और आप इस क्वेश्चन को बताएंगे, फाइंड करके बताएंगे कि यह एक एपी है या नहीं है। और अगर ये एपी है, और अगर ये एपी है तो इसके अगले टू टर्म फाइंड करने हैं। कैसे करने हैं? आप सभी स्टूडेंट्स इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। गुलशन, मुन्ना, इन दोनों स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं इस सेशन में। कैसे हैं आप दोनों? एक बार जरा फटाफट अंदाज में कमेंट करके। दोस्तों मैं ऐसा ही आपका जुनून देखना चाहता हूं कि किस तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप डेली एज इट इज ऐसे ही क्लास में आते रहे, और अगर आते रहे तो डेफिनेटली मैं समझ जाऊंगा कि ये लड़के जो हैं अपने क्लास में, लड़कियां और लड़के बहुत टॉप कर जाएंगे। इस बात को मैं बिल्कुल सही तरीके से बता रहा हूं, क्योंकि लगातार आपकी कंटिन्यूटी बने रहेगी, क्योंकि टाइम करीब है। और इस स्थिति में अगर आप कंटिन्यूटी नहीं बनाए रखते हैं तो आप भूल जाइएगा कि आप अच्छे तरीके से पास हो जाएंगे। पास तो हो जाएंगे आप, पास में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बेटा पास होना और अच्छे से पास होना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इस बात को आप समझेंगे और तनहा बैठ कर सोचेंगे मेरी बात, क्योंकि टाइम बहुत कम है और पढ़ना कुछ ज़्यादा है। इस महीने के, यानी इस मंथ्स में हम इस पूरे सिलेबस को सही तरीके से कवर कर लेंगे, जो रिवीजन हमारा चल रहा है ना। आइए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब मैं चलता हूं यहाँ पर, देखिए ये दोनों क्वेश्चन जो आपको नजर आ रहे हैं, एक तो ये वाला और ये वाला, इन दोनों में भी आपको ये फाइंड करना है कि ये एक एपी है या नहीं है। और अगर एपी है तो इनके अगले दो टर्म फाइंड आप कर लेंगे। कैसे सर? कि हम डिफरेंस निकाल लेंगे, और डिफरेंस निकालने के बाद में हम क्या काम करते हैं, अगर हमें कोई सा टर्म फाइंड करना होता है तो हम उसको लिखते हैं और इक्वल्स टू उससे पहला वाला टर्म प्लस डी, ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है बेटा, कर लेंगे ना मुन्ना, रुद्रा, अंशिका, विवेक, मयंक, शगुन, कर लेंगे ना बेटा? जरा एक बार कमेंट करके बताओ फटाफट अंदाज में। जो भी यहां पर नए स्टूडेंट पहली बार इस लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस नंबर को नोट कर ले, जिससे कि वो मुझे व्हाट्सएप पर एसएमएस कर सके और मैं उनको ग्रुप में ऐड कर सकूं। 574396, इस नंबर को आप ऐड कर लीजिएगा, और ये नंबर बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला हो। आपको ज़रूरत है इन सारी चीज़ों की जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है बेटा? सुमित, अनिरुद्धसम, पता ना यूनिक सा नाम है, तो कोई बात नहीं, आगे की तरफ बढ़ता हूँ। ये दोनों क्वेश्चन कर लेंगे ना बेटा? आप कर लेंगे ना? आप आसान है, बताना है एपी है या नहीं है, और अगर है तो इसके अगले दो टर्म फाइंड कर लेंगे। चलता हूँ मैं अपने एक्सरसाइज 5.1 की ओर, और यहाँ पर आप देखेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से समझेंगे इस बात को। कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर, देखिए वो कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से
किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है, और अगर एपी है तो क्यों है ये भी बताना है। बहुत लॉजिकल आंसर इसका हम देने वाले हैं। आप सभी स्टूडेंट्स, देवीदास आपका वेलकम इस सेशन में। तो आइए समझते हैं। देखिए इसमें वो कह रहा है, पहली वाली कंडीशन में कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। वो ये कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है। जो फर्स्ट किलोमीटर का जो किराया है वो 15 रुपए है। अब वो ये कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है। यानी पहले किलोमीटर सफर किया उसने, उसको 15 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है बेटा। दो और शिवम, इन दोनों स्टूडेंट्स का वेलकम है इस सेशन में। अब वो ये कह रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। प्रत्येक प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए। सबसे पहले मानते हैं कि 1 किलोमीटर के लिए किराया, आप मुझे बताओ, के लिए किराया 1 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के लिए किराया किराया उसको हमने A1 का नाम दिया, उसको हमने A1 का नाम दिया। कितना रुपए है? 15 रुपए है सर, 15 रुपए है, 15 रुपए है। इतनी बात आप समझ गए, समझ गए बेटा इस बार। अब वो ये कह रहा है 2 किलोमीटर के लिए किराया A2, 2 किलोमीटर के लिए किराया। अब मैं लिखता हूं यहां पर 2 किलोमीटर के लिए किराया, 2 किलोमीटर के लिए किराया, के लिए किराया, उसका नाम दिया मैंने A2। आप जरा यहां पर फिर से गौर कीजिएगा, क्या कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। नई बात समझ आई? वो ये कह रहा है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, यानी हर किलोमीटर के लिए 8 रुपए उसको अदा करने पड़ेंगे। पहले किलोमीटर के तो 15 रुपए देने ही है, लेकिन उसके बाद में जब वो सफर करेगा तो हर किलोमीटर के 8 रुपए उसको देने होंगे। तो यहाँ पर 15 में मैं 8 को प्लस करता हूँ, 15 तो देने ही है उसको, प्लस के 8 को मैं जब यहाँ पर ऐड करता हूँ तो यहाँ पर आपका 15 8 कितने हो जाएंगे? 23। तो इस तरीके से आपका 23 रुपए उसको देने पड़ेंगे, इस तरीके से 2 किलोमीटर के लिए। सच दैट 3 किलोमीटर के लिए किराया। अरे यार इतनी बात भी नहीं समझ सकते कि आप टैक्सी में जा रहे हो, ठीक है, जा रहे हैं आप टैक्सी में। आप, उसने कहा आपसे कि आप जब 1 किलोमीटर सफर करोगे ना, पहला 1 किलोमीटर, उसके तो मैं आपको 15 रुपए लूंगा। लेकिन उसके बाद वो ये भी कह रहा है कि जब आप 1 किलोमीटर से ज्यादा सफर करोगे, हर किलोमीटर के 8 रुपए ऐड करने होंगे आपको पिछले वाले उसमें से, तो आपका 2 किलोमीटर का निकल जाएगा। सच दैट इसी प्रकार 3 किलोमीटर के लिए किराया निकालेंगे तो उसका नाम मैं A3 दूंगा। तो इस 23 में 8 को ऐड कर दूंगा, 23 प्लस के 8 इजिकल्स टू आपका 8 और 3 11 के खासी लगे, 2 और 1 3 31 आपका आ जाएगा रुपए। 31 रुपए आपके 3 किलोमीटर के लगेंगे। तो यहाँ से क्या नजर आ रहा है सर? यहाँ से एक एपी बन रही है। क्या एपी? आइए देखते हैं। एक एपी नजर आ रही है, 15 23 इस तरीके से 31 और डैश दे 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 इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। वो ये कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के लिए के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए, हाँ, किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? एपी है और क्यों, ये हमें बताना है। आयुष आपका वेलकम है इस सेशन में। तो यहां पर एक एपी नजर आ रही है। सबसे पहले मैं यहां पर डी का मान निकालूंगा। सर डी का मान निकालते ही आपका डी का मान कितना आ जाएगा? 23 में से 15 को माइनस करूंगा तो कितना आ रहा है सर? 23, यानी मैं इसको लिखता ही हूं A2 माइनस A1,
दूसरे पद में से माइनस करूंगा पहले पद को, तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। 23 माइनस के 15 इजिकल्स टू 23 में से 15 को माइनस जब मैं करता हूं तो यहाँ पर आपका कितना रहेगा, 15 8 23 हो गया, तो 8 बचेगा आपका यहाँ पर 8। ठीक है, डी का मान 8 आ गया। तो ज़रूरी है क्या कि पहले में 8 आ रहा है और जब आप इसमें से यानी तीसरे में से दूसरा घटाएंगे तो अलग भी आ सकता है। तो आइए निकालते हैं। तो डी का मान निकालते हैं ज़रा, ए थ्री माइनस ए टू। अगर सेम आते हैं तो हम कह सकते हैं इट इज़ ए पी। ये एक ए पी है, ये एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो डी इज इक्वल्स टू ए3 माइनस ए2। ए3 कितना है आपका 31 माइनस के 23 में करता हूं तो डी का मान यहाँ पर आपका 18। तो कह सकते हैं कि इट इज ए एपी। यह एक क्या है, एपी है। आई बात समझ? शिवम कुमार, जितेंद्र, मयंक, सुमित, अनुज, मेरी बात इजीली आप सभी स्टूडेंट्स समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं सर। और कुछ इसमें फाइंड हमें नहीं करना था, बस कह सकते हैं कि ये जो दिया हुआ है ये एक एपी है और ये एपी है। तो इस एपी को हमने फाइंड भी किया है कि ए2 का मान, ए2 माइनस ए1 का मान अगर बराबर आता है ए3 माइनस ए2 के, कह सकते हैं हम स्पष्ट तरीके से, क्लियरली तरीके से कह सकते हैं कि यह एक एपी है ना। अब मैं चलता हूं पहले के दूसरे वाले पार्ट पर। ज़रा थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, आप इस बात को भी इजीली समझेंगे। देखिए वो ये कह रहा है क्या, किसी बैलन में उपस्थित हवा की मात्रा, कोई सिलेंडर है उसमें जो हवा है, उसमें जो एयर है, उसमें हवा की मात्रा, उसमें हवा की क्या कह सकते हैं इसको आप, कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। वो ये कह रहा है कि जबकि वायु निकालने वाला पंप, यानी जिससे आपने देखा होगा पंप हवा भरने वाला पंप होता है, जिससे वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, यानी जो उसके अंदर मौजूद है, जो उसके अंदर एयर मौजूद है, उसका 1/4 भाग 1/4 पार्ट बाहर निकालता है, आउट करता है उस सिलेंडर के अंदर से। तो चूंकि हमें पता नहीं कि उसके अंदर कितनी हवा है, मान लेते हैं बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। सभी स्टूडेंट्स समझेंगे इस बात को। मान लेते हैं, माना बेलन में उपस्थित, इंग्लिश वाले भी लिखेंगे, बेलन में उपस्थित द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, हवा की मात्रा, हवा की मात्रा x मान लेते हैं x, और इसको नाम देते हैं a1 का। a1 इज इक्वल्स टू x आ गया। ठीक है, अब पहली बार हवा निकालने के बाद आप मुझे बताओ, जब वो पहली बार हवा निकालता है तो जो मौजूद हवा है ना, मौजूद हवा है, इसका 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो आप मुझे बताओ कि मैं यहां लिख सकता हूं कि पहली बार, फर्स्ट टाइम, पहली बार हवा निकालने के बाद बेलन में शेष हवा की मात्रा, पहली बार हवा निकालने के बाद, हवा निकालने के बाद, पहली बार हवा निकालने के बाद, पहली बार हवा निकालने के बाद बेलन में शेष हवा की मात्रा, बेलन में शेष हवा की मात्रा। लास्ट तक क्लास कराओ पहले। अंशिका, मानव, मयंक, भाई बातें मत करो यार, फिर बात समझ नहीं आएगी। देखिए जब उसने पहली बार बाहर निकाली ना हवा, तो कितनी बाहर निकाली, 1/4 पार्ट, 1/4 निकाली। तो आप मुझे बताओ कि अभी तो यहाँ पर ये x है, यानी उसके अंदर मौजूद x है। अब इसका आप मुझे बताओ, इसका 1/4 कितना रहेगा? आप मुझे बताओ इसका 1/4 कितना रहेगा? हाँ सर, जब इसका 1/4 यानी 1/4 इतना ही तो रहेगा इसका। अरे बताओ भाई, यस लिख के बताओ कि पहले इस x में जो मौजूद है उसमें से उसका 1/4 पार्ट बाहर निकाल देता है, फेंक देता है बाहर निकाल करके।
तो अब मुझे बताओ कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा x यानी 4x माइनस एक्स अपॉन 4 कह सकता हूँ इसको 3x अपॉन 4। तो इज इक्वल्स टू आपका ये 3x अपॉन 4 आ जाएगा। इस तरीके से इसका मैंने a2 नाम दिया। जब वो दूसरी बार निकालता है, अब मैं यहाँ लिखूंगा दूसरी बार हवा निकालने वाला पंप हवा निकालने के बाद दूसरी बार हवा निकालने के बाद बेलन में यानी सिलेंडर में शेष यानी रिमाइंडर एयर की जो मात्रा है, हवा की मात्रा शेष हवा की मात्रा, इसको मैंने A3 दिया। A3 इजिकल्स टू, आप मुझे बताओ अब जो शेष है 3x अपॉन 4 यानी 3x अपॉन 4 इसका 1/4, किसका 1/4, इसका 1/4। इस बात को याद रखेंगे सभी स्टूडेंट्स। माइनस करेंगे हम इसका 1/4 इसका, तो जब इसका 1/4 कितना होगा सर, इसका 1/4 यही तो होगा 3x अपॉन 4। कोई जरा मुझे बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो। विवेक, वैष्णवी, शिवम, मयंक, शगुन, सुमित, जितेंद्र, इन सभी का आंसर फटाफट अंदाज में आना चाहिए। इसमें कोई डाउट नहीं है सर। अब मुझे बताओ कि यहां पर आपका आ जाएगा 3x अपॉन 4 माइनस के 4 चौक 16, 3x अपॉन 16 आपका यहां पर आ जाएगा इजिकल्स टू 4 नहीं सर 16 एलसीएम आएगा, 4 चौक और 4 तिया 12x यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस के 3x आपका यहाँ पर आ जाएगा। और इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 9x अपॉन 16 आपका आ जाएगा। तो दूसरी बार तीसरी बार जो हवा निकलेगी कितनी हो जाएगी दूसरी बार, उसके अंदर पहली बारी में तो x है, उसके बाद में 1/4x माइनस करेंगे, उसके बाद में 1/4 माइनस करेंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से एक एपी बनती हुई नजर आ रही है। क्या सर, क्या बनती हुई आ रही है, एक तो आपका ये आपका x आ रहा है, उसके बाद में आपका 3x अपॉन 4 आ रहा है। 3 टर्म से भी काम चल जाएगा, इस बात को आप सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे। 9x अपॉन 16 आपका आ रहा है। किसी के बाउंस लगी हो तो जरा यस लिख के बताओ। राहुल, सुखी, इन दोनों स्टूडेंट्स का वेलकम है इस सेशन में। इस तरीके से हम चेक करना चाहेंगे ये पी है या नहीं है। कैसे करेंगे सर, आसान है। A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस के A2। देखते हैं अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं इट इज ए एपी, ये एक एपी है, और अगर नहीं आते हैं इट इज नॉट एपी। देखते हैं जरा A2 का मान कितना है सर। A2 का मान यहाँ पर 3x अपॉन 4 माइनस के A1 कितना है x है, बराबर 9x अपॉन 16, 9x अपॉन 16 माइनस के A2 3x अपॉन 4। यहां पर इसको मैं सॉल्व करता हूं और जरा देखेंगे आप सभी स्टूडेंट्स। 4x माइनस 3x यानी आपका 3x माइनस के 4x अपॉन 4 इजिकल्स टू, इसको सॉल्व करूंगा इसको, तो यहाँ पर इसका 16 एलसीएम बनेगा, 16 कम 16 9x आपका यहाँ पर आ जाएगा, 4 चौक और 4 तिया 12 माइनस के 12x। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर माइनस के x अपॉन 4 आ जाएगा, और इस तरीके से 9x और 12x 3x बचेगा, वो भी माइनस के 3x डिवाइड में 16। तो इज नॉट इक्वल टू यानी A2 माइनस A1 का मान बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, तो हम कह सकते हैं इट इज नॉट एपी, इट इज नॉट एपी। यह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। इस बात को आप सभी स्टूडेंट्स ने समझ लिया होगा। मैं आशा करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स बहुत समझदार हैं, आसान तरीके से समझ जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मुतवज्जे होता हुआ पढ़ता हूं जरा इसमें। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, कुआं है उसको खोदने में आई लागत जो आपके खर्चा हुआ उसको देखते हैं कि द कॉस्ट ऑफ डिजिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिजिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter। कहने का मतलब क्या है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत
प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, यानी हर 1 मीटर की खुदाई के बाद, उसके बाद जब उसने कुआं खोदा मीटर में, तो जबकि प्रथम मीटर खुदाई में लागत जो लगी वो 150 रुपये लगी, जो प्रथम मीटर में खुदाई की जो लागत आई वो 150 रुपये लगी, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है इस तरीके से। आई बात समझ? तो यहाँ पर हम मान लेते हैं क्या कि 1 मीटर खुदाई में लागत क्योंकि दी हुई है 150 रुपये, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम क्या कि फर्स्ट मीटर डिजिंग कॉस्ट एंड डिजिट। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ 1 मीटर खुदाई की लागत राहुल, वो होगा क्या सर? अरे संदीप कहाँ जा रहे हो भाई? 1 मीटर खुदाई की लागत इजी कस्ट, मान लेते हैं क्या दी हुई है भाई, 150 रुपये दी हुई है, इसमें दी हुई है 150 रुपीज़, ठीक है, इतनी दी हुई है, ठीक है सर। 2 मीटर खुदाई की लागत, 2 मीटर लागत A2 इजिकल्स टू रुपीज़ कितने हो जाएगी कि हर एक 1 मीटर के बाद हर मीटर की जो खुदाई की जो लागत आएगी वो 50 रुपये होगी। पहले 1 मीटर की 150 रुपये, उसके बाद जो मीटर की खुदाई आएगी ना, वहां से लेके पहले मीटर तक तो 50 रुपये बढ़ती जाती है। आप मुझे बताओ कितनी हो जाएगी? 150 तो है ही, प्लस 50 कर देंगे इसमें से, तो आपका यहाँ पर 200 रुपये हो जाएगा। ये 2 मीटर की खुदाई कितनी आ जाएगी? 200 रुपये आ जाएगी। 3 मीटर खुदाई की लागत A3 इजिकल्स टू रुपीज़ 200 में प्लस कर देंगे 50, क्योंकि हर मीटर में 50 रुपये बढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से 250 रुपये आपका यहाँ पर आ जाए। तो हमने देखा ये एक एपी नज़र आ रही है कैसे सर, कि यहाँ पर अगर हम देखें क्या कि इस तरीके से आपका पहला तो आपका 150 आ रहा है, पहला टर्म फर्स्ट टर्म 150, सेकंड आ रहा है आपका 200, तीसरा आ रहा है आपका 250। तो इन तीन टर्म से भी हम बता सकते हैं ये एक एपी है या नहीं है, बता देंगे ना भाई, आसान है। A2 माइनस के A1 बराबर आना चाहिए A3 माइनस के A1 A2 के, ठीक है। तो A2 कितना है सर? 200 है, माइनस करेंगे 150 इजिकल्स टू 250 में से माइनस करेंगे 200 को, इस तरीके से तो आप मुझे देखेंगे कि 50 रुपये ही यहाँ पर बचेगा, 50 यहाँ पर बचे। तो हम कह सकते हैं इट इज़ ए एपी, यह एक एपी है। बस इसके आगे और कुछ आपको नहीं करना है, इतना ही आपको रोकना था। अब जो इससे अगला वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ज़रा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पर भी, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे इसको। कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, खाते में हर एक वर्ष का जो क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट बोलते हैं, मिश्र धन। जबकि 10,000 की राशि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, यानी हर साल, व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। आई बात समझ? वो ये कह रहा है कि अगर यहाँ पर 10,000 रुपये जमा किए जाए तो उस पर 8% की, यानी 8% लगता है हर साल, उसका इतना आपका इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने मूलधन आपको मालूम होना चाहिए, मूलधन अमाउंट, रुद्रा
अंशिका, भाई बताओ ज़रा मूलधन को इंग्लिश में क्या बोलता है? मूलधन इजिकल्स टू, सर मानव को पीटिए, मानव कहाँ है भाई? मानव कहाँ है? मानव तो कहीं नज़र नहीं आता भाई। मानव तो नज़र नहीं आता कहीं। कैसे पीटे फिर, आओ बताओ। ऐसी का नाम है, इसका नाम है। अच्छा, मानव किसी बात करते हैं भाई आप? मैं ज़रा चैट को आजकल पढ़ता नहीं हूँ, तो ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे हैं आप। जो बदतमीज़ी करेगा और गलत कमेंट करेगा, मैं उसको फटाफट अंदाज में ब्लॉक करने का काम करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जब मैं पढ़ाऊँ तो आप गलत कमेंट करें। और भाई प्लीज़ करके कोई गलत कमेंट ना करें। देखिए यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है कितना, 10,000 रुपये दिया हुआ है। 10,000 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। और वार्षिक दर 8%, 8% की हुई। अब 1 वर्ष बाद मिश्र धन, फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, 1 वर्ष बाद, फर्स्ट ईयर आफ्टर, वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद मिश्र धन, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं मिश्र धन को। कि 1 वर्ष बाद मिश्र धन कितना हो जाएगा, इसको A1 कहा इजिकल्स टू। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है, क्या? मूलधन, मूलधन कितना है? 10,000 है, 10,000 है ना। और ब्रैकेट में 1 प्लस याद रखना इस बात को, 8%, जो वार्षिक दर है ना 8%, तो 8% का मतलब 8/100, 8/100 इस तरीके से। और इसकी पावर करेंगे जितने ईयर की बात हो रही, कितने ईयर की बात हो रही है सर? 1 वर्ष की बात हो रही है, तो जितने ईयर्स की बात होगी उतनी ही उसकी पावर करेंगे, है ना। तो यहाँ से इसको मैं अगर फाइंड करने लगा, तो फाइंड करने के बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा, फाइनली मैं लिख रहा हूँ 10,800, 10,800 आपका यहाँ पर ये आ जाए। और मैं अगर 2 वर्ष की बात करूँ, 2 वर्ष बाद मिश्र धन यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको मैंने A2 कहा इजिकल्स टू 10,000, तो आपका मूलधन आएगा। और यहाँ पर 1 प्लस 8/100, बस इसकी पावर 2 कर देंगे आप यहाँ पर। और यहाँ पर जब आप इसको फाइंड करोगे, इसको निकालोगे, तो आपका 11,664, 11,664। इतनी सिंपल कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। 3 वर्ष बाद मिश्र धन, मिश्र धन। अरे लड़ने आते हो क्या मानव आप? क्लास में लड़ने आते हो क्या यार आप? A3 = 10,000, 1 प्लस 8/100। अब इसकी पावर, चूंकि तीन तीन सालों की बात हो रही है, 3 ईयर्स की बात हो रही है, तो इस तरीके से 3 ईयर्स का
पावर 3 आ जाएगी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 12 यहाँ पर आ जाएगा 12,597, आपका आ जाएगा 12,597, 12,597.12, इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं और आगे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ इससे ही आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं कि ये एक एपी है या नहीं है। देखते हैं ज़रा कि ये एक एपी है या नहीं है। आप यहाँ पर A2 माइनस के A1 बराबर लिखो A3 माइनस के A2। आप इस 11,664 में से माइनस करो इसको, कितना आएगा भाई बताओ जल्दी, फटाफट अंदाजा बताओ। 10,800 इजिकल्स टू A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है 12,597 है, 0.12 माइनस करूँगा 11,664। तो जैसे कि आप देख रहे हैं पॉइंट में आ रहा है और पॉइंट में यहाँ पर आएगा नहीं, तो इज़ नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट AP, इट इज़ नॉट AP। यह एक AP नहीं है। मानव गुड नाइट सर जी, कहाँ चलते हैं आप, कहाँ जा रहे हो भाई? पूरन आपका वेलकम है इस सेशन में, कैसे हैं आप एक बार कमेंट करके बताइएगा। पूरन अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो इस नंबर को नोट करके व्हाट्सएप पर SMS कर दो फटाफट अंदाज में, जल्दी से करो फटाफट अंदाज में। अब मैं ज़रा दूसरे क्वेश्चन की ओर अग्रसर होता हुआ, मुतवज्जह होता हुआ ज़रा देखता हूँ इस क्वेश्चन को कि दी हुई एपी में प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। आप मुझे बताओ कि पहले वाले क्वेश्चन में कि राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। यानी आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले क्वेश्चन को अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो इसमें हमें ए का मान दिया हुआ है, ए इज इक्वल्स टू कितना 10 दिया हुआ है, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 10। ठीक है, तो ए का मान पता है, डी का मान पता है, तो क्या आप निकाल सकते हैं इसके प्रथम 4 पद? क्यों नहीं निकाल सकते सर? कि हाँ, अगर मुझे दूसरा टर्म निकालना है तो मैं पहले टर्म में प्लस कर दूंगा डी को, तो मैं यहाँ पर A2 का मान निकाल पाऊंगा। A1 का मान 10 है और प्लस कर दूंगा 10 को, तो इस तरीके से आपका 20 आ जाएगा। और अगर मुझे तीसरा पद निकालना है तो मैं A2 में प्लस कर दूंगा डी को, तो इस तरीके से मेरा आपका दोस्त यहाँ पर निकल कर आ जाएगा क्या, इस तरीके से आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा क्या, तीसरा पद आपका निकल जाएगा। और अगर मैं चौथा पद निकालना चाहूँ तो मैं क्या काम करूँगा, A3 में प्लस कर दूंगा यहाँ पर डी, और इस तरीके से 30 प्लस कर दूंगा 10, तो आपका यहाँ पर 40 आ जाएगा। तो मैंने क्या देखा यहाँ पर, मैंने यहाँ पर देखा कि इस तरीके से एक और निकालना है, A5 इजिकल्स टू A4 प्लस के डी, इस तरीके से आपका 40 और प्लस के 10 में ऐड करता हूँ तो यहाँ पर आपका 50 आ जाएगा। तो मैंने चारों पद ज्ञात कर लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं। एक तो पद ये रहा आपका, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो किस तरीके से चारों टर्म मैंने फाइंड किए हैं, मैं आशा करता हूँ बात आपको समझ आ गई होगी, है ना। सुमित, संदीप, शगुन, जितेंद्र, आयुष, अंशिका और दीगर स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, बात बहुत इजीली आप समझ रहे हैं। सो अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की ओर अग्रसर होता हूँ, इस वाले क्वेश्चन की ओर, सेकंड वाले, तो ए का मान पता है, डी का मान पता है, क्या आप इसके अगले 4 पद निकाल सकते हैं? हाँ सर, हम निकाल सकते हैं। अगर हमें प्रथम पद दिया हो, फर्स्ट टर्म दिया हुआ, और हमें डिफरेंस पता हो, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर पता हो, तो हम यहाँ से कितने भी पद निकाल सकते हैं उस एपी के। ठीक है बेटा, निकाल सकते हैं सर। तो इन तीनों क्वेश्चन को मैं आपके नाम आपके हवाले करता हूँ, प्लीज़ करके लगाइएगा, दिमाग लगाइएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। अब मैं ज़रा चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा यहाँ पर आपको मैं इसको बता देना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले इसमें कि फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए यहाँ पर भी आसान है। पहले हमें जो दिया हुआ है
15 1 -1 -3। इसमें हमें क्या बताना है, एपी के प्रथम प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिएगा। इसका हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म लिखना है यानी ए का मान, और इसमें हमें डी का मान निकला है यानी कॉमन डिफरेंस को भी लिखना है। तो आप कर सकते हैं ना इन चारों क्वेश्चन को भी। यस एंड नो, जरा यस लिख के बताओ एक फटाफट अंदाज में, जल्दी से बताओ भाई। ए का मान बताना है और डी का मान बताना है, आप बता सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ और ज़रा इस वाले क्वेश्चन की तरफ मुतवज्जे होता हुआ आपकी नज़रों के सामने इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिएगा और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिएगा। मैं आपके नाम करता हूं ये 15 के 15 क्वेश्चन, जैसे कि आप देख रहे हैं कैसे होंगे। सर एक क्वेश्चन तो करा ही दो, कम से कम एक तो करा ही दो। करा देंगे बेटा। यहां पर अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूं, पहले क्वेश्चन प्रथम पद यहां पर कह रहा है इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिएगा, इनके 3 पद और ज्ञात कीजिएगा। देखिए यहां पर हमें प्रथम पद पता है इसमें कि फर्स्ट टर्म 2 दिया हुआ है, तो ए का मान कितना है, ए का मान 2 दिया हुआ है, और डी हमें बताना है इसमें, डी हमें बताना है इसमें। कैसे बताएंगे सर, आसान है। डी निकालने का तरीका कुछ इस प्रकार है कि अगर मैं A2 में से माइनस कर दूं A1 को तो डी का मान निकल जाएगा। और हाँ ये भी बताना है इसमें, पहले हमें यही बताना है कि ये एक एपी है या नहीं है। तो A3 माइनस के A2 कर लो आगे को, और देखते हैं ज़रा दोनों मान सेम आते हैं या नहीं। और अगर सेम आते हैं तो ये एक एपी है। तो A2 का मान कितना है, A2 का मान 4, A1 का मान 2, तो 4 - 2 इजिकल्स टू A3 का मान कितना है, A3 का मान 8 और A2 का मान 4। 4 - 2 कितना बचेगा, 2 बचेगा। 8 - 4 4 बचेगा। इज नॉट इक्वल टू, इट इज नॉट, इट इज नॉट, इट इज नॉट एपी। ये एक एपी नहीं है। पहला क्वेश्चन मैंने कर लिया, सेकंड आप लगा लेंगे ना। पहले तो आपको यही ज्ञात करना है कि ये एक एपी है और या नहीं है, और अगर एपी है तो इसके अगले 3 पद ज्ञात कर। ऐसा क्वेश्चन कराया है ना आपको भी मैंने, बताओ बेटा, कराया है ना ऐसा क्वेश्चन, कर लेंगे ना इस क्वेश्चन को आप, यस एंड नो। जरा जल्दी से बताओ फटाफट अंदाज में। प्रियांशु, तुखाराम पास में ही रखा हुआ है आज, बहुत ज़्यादा पिटाई करने वाला हूँ आपकी मैं इस वाले तुखाराम से। ठीक है, तो लगातार क्लास में नहीं आओगे ना तो इस डंडे की मार पड़ने वाली है। बाद में बात करेंगे संदीप। तो मैं इसमें कौन सा क्वेश्चन कराऊं भाई, कर सकते हो, सारे क्वेश्चन इजी हैं, सारे आसान क्वेश्चन हैं, आप कर सकते हैं इजीली। आपको यहाँ पर पहले ये बताना है कि ये एक एपी है या नहीं है, और अगर ये एपी है तो इसके अगले 3 पद आप ज्ञात कर सकते हैं। कर सकते हैं ना यार, इतना तो आप सभी स्टूडेंट्स कर लेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं, और इस तरीके से आज के सेशन में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए। अभी हमारे पास 2-3 मिनट बाकी है, तो एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं, एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं। यानी मैं अगर थोड़ा सा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन कराऊं भाई, बताओ ज़रा कौन सा क्वेश्चन कराऊं। शगुन, रुद्राज, संदीप, कौन सा क्वेश्चन कराऊं। चौथा क्वेश्चन कराइए सर, फोर्थ क्वेश्चन, 12वां। कोई 12वां कह रहा है, कोई चौथा कह रहा है, 8 वाला, 8 वाला, 8 वाला। कैसी बात करते हैं भाई। सर तुखाराम आज पहली बार दिखा। जितेंद्र कह रहे हैं सर 13वां कराओ। 13वां क्वेश्चन करते हैं भाई, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, आइए देखते हैं जरा इसका अजीब पना। तो चूंकि ए का मान तो हमें पता है, ए का मान √3 दिया हुआ है। A2 का मान कितना है सर, हाँ सर A2 का मान यहाँ पर √6 दिया हुआ है। कितना बेटा, √6 दिया हुआ है A2 का मान। पहले हम बताते हैं कि AP है या नहीं है। तो A2 माइनस के A1 इजिकल्स टू A3 माइनस के A2। तो A2 का मान कितना है, √6, माइनस के A1 का मान √3 है, इजिकल्स टू A3 का मान कितना है, A3 का मान आपका √9
और √9 को मैं 3 भी लिख सकता हूँ। तो मैं इस तरीके से √9 ही लिखता हूँ। अभी अगले स्टेप में कर लेंगे। a2 का मान कितना है, √6, तो -√6। अब मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, क्योंकि मैं इसको देखिए जो आपको √6 नज़र आ रहा है, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या सर, इसको आप लिख सकते हैं √2 इंटू √3। हाँ सर आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। माइनस के √3, ठीक है, इजिकल्स टू √3 और इस वाले √6 को आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यो यहाँ पर आपका 9 नजर आ रहा है ना, ये आपका क्या नजर आ रहा है, 9 नजर आ रहा है, 9। जब मैं इसको बाहर निकालूंगा ना तो ये 3 हो जाएगा इस तरीके से। तो 3 और माइनस के आपका ये √6 जो आपको नजर आ रहा है, कितना है आपका, ये 3 आपका माइनस के √6, और इस √6 को मैं लिख सकता हूँ क्या, √3 इंटू √2। आई बात समझ, है ना। तो इस तरीके से क्या देख सकते हैं आप, यहाँ से √3 से मैं यहाँ पर इस तरीके से क्या ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। तो आपका √2 माइनस के 1 आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं देखता हूँ कि इस 3 को भी मैं लिख सकता हूँ क्या, √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 माइनस के √3 और √2 इस तरीके से। तो आपका ये √3 और √2 माइनस के 1, और इस तरीके से आप √3 कॉमन ले लीजिएगा बाहर यहाँ से, तो क्या बचेगा, √3 माइनस के √2। तो क्या कह सकते हैं हम कि इट इज़ नॉट एपी, ये एक एपी नहीं है। तो हम इस तरीके से इस बात को बता सकते हैं कि ये एक एपी नहीं है। और जब ये एक एपी नहीं है तो इसके अगले हम 4 पद किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे। जल्दी से बताओ फटाफट अंदाज में, अंशिका, संदीप, जितेंद्र, आदित्य, जल्दी से बताओ फटाफट अंदाज में भाई। सुमित, शगुन, आई बात समझ, जरा सभी स्टूडेंट्स फटाफट अंदाज में कमेंट करके बताओ। मेरी आवाज, मेरी बात आपको समझ आ गई ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये एक एपी नहीं है ना। और अगर आप और कोई सा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसी तरीके से, इसी माध्यम से, इसी पैटर्न पर आपका सॉल्व हो जाएगा आसान तरीके से। जल्दी से बताओ फटाफट अंदाज में भी, फिर उसके बाद में हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा। मैं इस लाइव सेशन को यहीं पर एंड करता हूं और मिलता हूं नेक्स्ट लाइव सेशन में। तो तब तक के लिए आप बने रहेगा स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।